हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग क्लास 12वीं के भौतिकी विषय के क्वेश्चन बैंक 2019 को बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले 5 प्रश्नों का पूर्ण व्याख्या के साथ उत्तर देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग प्रश्न 6 से आगे बढ़ेंगे और आप अपना कलम कॉपी तैयार रखें और जितनी भी बातें बतलाई जा रही है उन सभी बातों को लिखते जाएं, उन सभी बातों को याद करें। यह आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को न याद करें, उसके साथ बतलाए जाने वाले जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को लिखें, उन सभी को याद करें। निश्चित ही आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं आज का, जो वर्ष 2019 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ध्यान रखें क्या कहा गया, विभवांतर हमारा स्थिर रहे। याद होगा विभवांतर हमने किसको कहा था कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। और यहाँ पर उसे विभव कहते हैं और विभव का अंतर जो होता है वह विभवांतर कहलाता है। यहाँ पे विभवांतर को हमें स्थिर रखना है और परिपथ का प्रतिरोध को हमें आधा कर देना है। आपको याद रखना है प्रतिरोध हमें किसे कहते हैं, तो जो विद्युत धारा का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और आधा कर दिया जाए प्रतिरोध को तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। चलिए देखिए, हम लोग विद्युत ऊष्मा के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे जो था H बराबर, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वह था H बराबर I²RT। हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वह था H बराबर I²RT। हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप H बराबर I²RT में अगर फॉर्मूला ओम का नियम सेट करते हैं तो ओम के नियम में हम लोग जानते थे V बराबर होता है RI, और अगर हम यहाँ से I का मान निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है हमें V/R। और इस I का मान यहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा V²/R, और यहाँ पर है लिखा हुआ R से R कैंसिल हो जाएगा और ये T शामिल है। अब यहाँ देखिए R² बन जाएगा, चूँकि I² है तो V का भी स्क्वायर R का स्क्वायर, तो ये V²R² हो गया, R से R कैंसिल हो गया एक ठो, तो H बराबर आपको प्राप्त होता है V² बट्टा R इंटू ये T। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे H बराबर V² बट्टा R इंटू T। देखिए इसमें हमें सबसे पहले कहा गया है कि विभवांतर को हमें स्थिर रखना है। हमें विभवांतर को स्थिर रखना है और फिर प्रतिरोध को आधा कर देना है और ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर पहले स्थिति में ऊष्मा को या ऊष्मीय ऊर्जा को हमने H1 मान लिया है और विभवांतर हमारा है V, और प्रतिरोध को हमने R माना है, समय हमने T लिया है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था H1 बराबर V² बट्टा R इंटू T। अब जरा समझिए यही हमारा पहला मान हो गया H1 का, अर्थात H1 बराबर हमारे पास है यहाँ पर V² बट्टा R इंटू T। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम प्रतिरोध को आधा कर देते हैं, तो प्रतिरोध को आधा करने पर हम मान लेते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा जो हमारा है वह H2 है। चूँकि प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है तो पहले ये प्रतिरोध R था, तो अब ये प्रतिरोध हो जाएगा R/2। और विभवांतर चूँकि स्थिर रखना है तो पहले भी V था, अभी भी V है, और उतने ही समय के लिए हमने देखा है T समय यहाँ पर भी, T समय यहाँ पर भी। अब देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं H बराबर V² बट्टा R इंटू T, तो H2 बराबर हमारे पास हो जाएगा V²। और चूंकि प्रतिरोध हमारा आधा हो गया है तो आप देखिए प्रतिरोध R/2, तो हमने यहाँ R/2 लिखा है, T हमारा T लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये जो नीचे का 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2V² T/R बन गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हम यहाँ पहला समीकरण, यहाँ दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा को भाग करते हैं तो यह H1 बट्टा H2 बन जाता है, और ये V² बट्टा R इंटू T, और यहाँ पे 2V² T/R बन गया। V² बट्टा R इंटू T और 2V² T/R बन गया। अब देखिए ये नीचे वाला पार्ट पलट जाएगा, तो ये प्राप्त हुआ V² बट्टा R, नीचे वाला ऊपर तो यहाँ R चला गया, और ये 2V²T, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, तो H1 बट्टा H2 बराबर हमें 1/2 प्राप्त होता है। और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2H1 और ये हो जाएगा H2। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो नया वाला ऊष्मीय ऊर्जा है वह पुराने वाले का कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, अर्थात हमारा उत्तर जो यहाँ पर होगा यह 2 गुना बन जाएगा।
और हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आधा, बी नंबर ऑप्शन है 2 गुना, सी नंबर ऑप्शन है 4 गुना और डी नंबर है स्थिर। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, हमारा आंसर 2 गुना, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला प्रश्न समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 60 वाट एवं इसमें कहा जा रहा है 60 वाट तथा 40 वाट की 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। 2 बल्ब यहाँ पर दिया गया है, एक का शक्ति है आपका 60 वाट और दूसरे की शक्ति है आपको 40 वाट। और यदि इन दोनों बल्ब को फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो हम लोग बल्ब के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में आपको याद होगा कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट जो हमारा बनेगा वह बनेगा R1 प्लस R2 और यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ पे हमें शक्ति दे रखी है, जरा देखें इसको किस हिसाब से सॉल्व करते हैं हम। देख लीजिए पहला बल्ब जिसकी शक्ति कितनी दे रखी है हमें 60 वाट, तो हमने लिख दिया 60 वाट। विभव को हम फिक्स रख लेते हैं, विभव दोनों में बराबर स्थिति में आ जाएगी तो V बराबर V हो जाता है, R बराबर हमने मान लिया है यहाँ पर R1। तो हम यहाँ पे R1 का मान निकालते हैं तो P बराबर हम जानते हैं कि V²/R होता है। शक्ति की फॉर्मूला V²/R होती है तो हमने यहाँ V²/R लिख लिया। P दिया हुआ है 60 वाट तो V² और R है हमारा R1, तो यहाँ से R1 का मान निकालते हैं तो V²/60 हमें प्राप्त होता है। और दूसरे बल्ब की अगर बात करें तो शक्ति हमें दे रखा है 40 वाट और V तो दोनों में बराबर, तो V बराबर V लिखा हमने, R बराबर R2 लिख लिया। अब जरा देखिए यहाँ पर P जो लिखा हुआ है इसके जगह पर हम 40 वाट और V² तो V² है, R के जगह पे R2, तो R2 हमारा प्राप्त होता है V²/40। अब चूंकि श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध R1 और R2 को जोड़ा गया है तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्राप्त होता है, अर्थात R इक्विवेलेंट बराबर R1 की जो वैल्यू है वह V²/60, तो V²/60 लिखा हमने, और फिर R2 की वैल्यू जो है वह V²/40 थी। तो R इक्विवेलेंट बराबर इसका भिन्न का जोड़ करने पर हमें R इक्विवेलेंट 5 V²/120 प्राप्त होता है। अब ध्यान दें कि हम P इक्विवेलेंट सम्मिलित शक्ति निकालते हैं तो फिर वही फॉर्मूला V²/R इक्विवेलेंट, V² तो V² है, R इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाला 5 V²/120, ये नीचे का 120 ऊपर चला गया, V² से V² कैंसिल तो 120/5 कट के 24 मिलेगा, अर्थात हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 24 वाट आ जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है। मतलब हो गया कि हम 2 प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में ऐसे 2 बल्ब को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक 60 वाट का है एक 40 वाट का है, तो दोनों मिल करके जो सम्मिलित शक्ति देगा वह कितने शक्ति का देगा, 24 वाट का देगा। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है और हम लोग को याद है शक्ति बराबर हमने पढ़ा हुआ है कि प्रति एकांक समय में जितना कार्य किया जाएगा उसे हम शक्ति कहते हैं। याद है आप लोग को, P बराबर हम लोग पढ़ते हैं W/T, शक्ति बराबर प्रति एकांक समय में किया गया कार्य। चूँकि यहाँ पे विद्युत शक्ति पूछा जा रहा है तो हम याद रखें कि हमारे पास जो ये कार्य होता है वह कौन सा चीज़ होता है, विभव। याद है आपको, विभव किसे कहते हैं, प्रति एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और हम विभव V बराबर लिखते क्या है, U/Q0। याद रखें, प्रति एकांक आवेश के लिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हमने यहाँ पर विभव लिखा है। और याद रखें ये भी V बराबर ये U जो ऊर्जा है वह कार्य करने की क्षमता, तो W/Q0 हो जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से W का मान क्या लिखेंगे, देखिए तो W बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा V, और ये Q0 को हम यहाँ पे कुछ देर के आवेश मान लें तो यहाँ पे आवेश लिख लेते हैं, अर्थात P बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, W का मान है V बराबर क्या प्राप्त होगा, W/Q0। तो यहाँ से हम W बराबर क्या लिखेंगे, VQ0, अर्थात यहाँ से कार्य बराबर हमें प्राप्त हो जाता है विभव गुना आवेश। तो यहाँ देखें कार्य है तो कार्य के लिए हम विभव गुना आवेश लिख सकते हैं। अब बट्टा हम क्या लिख सकते हैं, T लिखेंगे। देखिए P बराबर W/T और W बराबर हमने यहाँ पर प्राप्त किया है V इंटू आवेश, विभव गुना आवेश।
हमने यहाँ पे लिखा है विभव गुना आवेश, यहाँ पे T है तो T है। अब जानते हैं आप लोग कि V और ये Q/T को हम लोग I कहते हैं, तो P बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, VI। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है P बराबर VI। ठीक है, अब इसको आप ओम के नियम से कई भागों में चेंज कर सकते हैं। जैसे ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो V के जगह पर अगर आप IR लिख देंगे तो IR इंटू ये I बन जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग I²R। याद रखिए, दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया ये I²R। और तीसरा फॉर्मूला फिर से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, चूँकि I बराबर हम V बराबर अगर ओम के नियम से IR लिखते हैं तो I बराबर क्या लिखेंगे, V/R बराबर I बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसके जगह पे सेट करिए तो V²/R² इंटू R बन जाएगा, तो R से एक R कैंसिल हो गई तो V²/R। तो याद रखेंगे, हमारे पास P का 3 ठो प्राप्त हुआ सूत्र। पहला सूत्र, जब आपको विभव और धारा दिया रहे तो P बराबर V इंटू I हो जाता है। जब आपको धारा और प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो P बराबर I²R हो जाता है। और जब आपको विभव और विभवांतर और प्रतिरोध दिया रहे तो P बराबर V²/R प्राप्त होता है। विभवांतर और धारा होने पर VI। अब यहाँ देखिए V इंटू R, ये तीनों में से कोई फॉर्मूला नहीं है। V² इंटू R, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। V²/R फॉर्मूला है, ना कि V² इंटू R है। फिर देखिए V²/R, यहाँ मिल गया ना V²/R, विभवांतर का स्क्वायर बट्टा प्रतिरोध, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और V²R इंटू T, ये इस तीनों में से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप शक्ति के तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे, P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न संख्या 9 हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आपको याद रखना है, आदर्श एमीटर किसे कहते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और इससे हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एमीटर बनाया कैसे जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध को जोड़ते हैं और उसी तरीके से हम लोग एमीटर का निर्माण करते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़ते हैं। याद है ना, यह अल्प प्रतिरोध को ही शंट कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है शंट किसे कहते हैं, तो आप क्या परिभाषा लिखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम अल्पतम प्रतिरोध जोड़ करके जब एमीटर का निर्माण करते हैं तो ये जो अल्पतम प्रतिरोध होता है ना, इसे ही हम लोग शंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, एमीटर के प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जरा समझिए, एमीटर के प्रतिरोध के बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक परिपथ बनाया, हमने यहाँ से हम धारा दे रहे हैं। एमीटर के लिए बनाने के लिए हम यहाँ पे एक परिपथ तैयार करते हैं और इस परिपथ में हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ साथ कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसका नाम हम R रख ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं, सॉरी एमीटर है। यहाँ पर क्या जोड़ा है हमने, एमीटर। हमें एमीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, आपको याद रखना है, किसी भी परिपथ में जो एमीटर जोड़ा जाता है यह एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप इसे समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। और वोल्ट मीटर अगर होता तो इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते। एमीटर को हमने जोड़ दिया इसमें। अब देखिए, चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो आप जो R इक्विवेलेंट निकालिएगा यहाँ से, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, A+R। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, A+R। और चूंकि हम इसमें धारा के मान को ज्ञात करते हैं तो टोटल धारा का मान आप क्या ज्ञात करेंगे, टोटल धारा का मान, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मानिए ये धारा इसमें से I प्रवाहित हो रही है, तो I धारा का मान यहाँ से क्या होगा, तो I बराबर हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR हो जाता है। V बराबर IR, तो यहाँ से आप क्या प्राप्त करिएगा कि I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो अब देखो यहाँ पर कि V/R जब हम लिखते हैं तो V रह जाएगा और R आप देखिए क्या बन जाएगा, A+R। ठीक है, अब जाकर के I बराबर हमें प्राप्त हो गया V/A+R। अब आप बतलाइए कि अगर इस R का प्रतिरोध हम कुछ, ये A का प्रतिरोध हम कुछ भी रखते हैं तो हमें धारा का सही मान प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इस A का मान
कुछ भी रखेंगे, ए का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें यहाँ पर धारा का मान सही सही नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इसका मान आपको लगभग शून्य करना पड़ेगा। अर्थात आप धारा का एग्जैक्ट मान कब प्राप्त कर सकते हैं? एग्जैक्ट मान जो आपका प्रतिरोध है, जो धारा है, ये थोड़ा भी उपयोग ना करे तो आपको यहाँ पर V बट्टा लिखना पड़ेगा R और A के मान को करना पड़ेगा 0। ठीक है, V I बराबर क्या हो जाता है? V बट्टा R। जैसे ही आप इसका प्रतिरोध इसमें शामिल कर दीजिएगा तो धारा का मान उतना नहीं प्राप्त होगा जितना यहाँ से निकल रहा है। अर्थात इसने कुछ प्रतिरोध को सम्मिलित कर लिया अपने आप में, इसलिए आप इसे आदर्श एमीटर नहीं कह सकते हैं। और जब ये जो एमीटर है ये अपना प्रतिरोध कुल R बराबर 0 कर दे, अपना प्रतिरोध रखे ही नहीं, तो आपको टोटल धारा प्राप्त हो जाएगा और जो प्रतिरोध उपयोग कर रहा है सिर्फ वही खर्च होगा हमारा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो आदर्श एमीटर है उस आदर्श एमीटर में प्रतिरोध जो होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए। आदर्श एमीटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एमीटर जिसमें अपना कोई प्रतिरोध ना हो, वो धारा का कोई उपयोग ना करे और टोटली धारा यह अपने से होकर के जाने दे और इस धारा के मान को ज्ञात भी कर ले कि क्या धारा इसमें आ रही है। अर्थात इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, कोई भी प्रतिरोध ना हो इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखें, ये प्रश्न है संख्या है 10। प्रश्न संख्या 10 को देखें। ये क्या कहा जा रहा है इसमें आपको कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है यह दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें दे दिया है धारा का मान, अर्थात हमें I बराबर दे रखा है 1 एम्पीयर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋणात्मक आवेश होता है। और फिर कहता है कि तार में प्रति सेकेंड, अर्थात t बराबर लगभग आपको 1 सेकेंड दे रखा, t बराबर 1 सेकेंड, प्रत्येक 1 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आपको याद होगा कि I बराबर विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखते हैं आप Q/T। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा आपका IT। तो आप Q बराबर क्या लिखेंगे? I का मान है 1 एम्पीयर और T का मान है आपका 1 सेकेंड। तो Q बराबर हो गया आपका 1 एम्पीयर सेकेंड, अर्थात ये हो गया 1 कूलम्ब। 1 एम्पीयर, एम्पीयर सेकेंड बराबर कूलम्ब होता है, अर्थात तार में जो आवेश है वह 1 कूलम्ब का है। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि 1 कूलम्ब जो आवेश है, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन में है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना कूलम्ब है? 1 कूलम्ब है। तो 1 कूलम्ब में हम कितना लिखेंगे? 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। और अब हमें 1 से 1.6 में भाग कर लेनी है, यही हो जाएगा। चलिए 1.6 से हम 1 में भाग कर लेते हैं। तो आप इसमें से डेसिमल को आप यहाँ से एडिट कर दीजिए तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल समाप्त हो गया। तो फिर यहाँ पर आप पॉइंट दे दीजिए तो यहाँ पर एक 0 आ जाती है। तो 6 से आप डिवाइड करते हैं तो 96 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये 4, और फिर आप डेसिमल है तो यहाँ पर 0 दे दीजिएगा, 0.2 के अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 36.2। तो 6.2 के लगभग में आप जा रहे 0.6 है तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि कितना आ रहा है हमें 0.62 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसको आप साइंटिफिकली लिख लीजिए 6.2 क्रॉस, चूँकि डेसिमल को उधर ले गए हैं तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम 6.2 10⁻18 अर्थात हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है में अवस्थित m वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क डैश है, इसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे, बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चुंबकीय बल आघूर्ण क्या चीज़ होती है? तो याद रखेंगे कोई भी बल आघूर्ण जो होता है, यहाँ चुंबकीय बल आघूर्ण है तो चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लग रहा है वह बल गुना लंबात्मक दूरी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, कोई एक बल हो जाएगा और बल के साथ लंबात्मक दूरी शामिल हो जाएगी टॉर्क। और टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ध्यान रखेंगे m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अर्थात टॉर्क वेक्टर बराबर, या फिर टॉर्क वेक्टर बराबर आपको प्राप्त हो जाता है m b साइन थीटा। याद रखेंगे यहाँ पर m जो है आपका यह अवस्थित मतलब चुंबकीय आघूर्ण है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे इसे, और b हमारा क्षेत्र है। अगर इसी में आपको u बराबर पूछा जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पूछा जाता है u बराबर, तो आप यहाँ लिखते हैं m वेक्टर डॉट b वेक्टर। याद रखेंगे m वेक्टर डॉट b वेक्टर अर्थात m वेक्टर m b कॉस थीटा जो हमें प्राप्त होगा यह स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब साइन थीटा अर्थात वेक्टर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है तो यह टॉर्क होता है। यहाँ पर हमसे टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो टॉर्क हमारा हो जाएगा एम बी साइन थीटा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा जाता तो हम m वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखेंगे। दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अणुचुंबकीय पदार्थ, हमने चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा था। पहला था प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्का सा विकर्षण दिखाता है, इसे हम प्रतिचुंबक कहते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ हम किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्का सा आकर्षण दिखाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तीव्रता से मतलब आकर्षण दिखाता है, उसे हम लौह चुंबक कहते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति को हम लोग झाई के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसे हम सुग्राहिता के रूप में भी जानते हैं। याद रखेंगे ये झाई जो होता है इसे किसे कहते हैं, I और H के अनुपात को, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र दोनों के अनुपात को झाई कहा जाता है। और यह भी याद रख लीजिए यह झाई का मान जो होता है यह अणुचुंबक के लिए हल्का सा धनात्मक होता है, हल्का सा धनात्मक। प्रतिचुंबक के लिए हल्का सा ऋणात्मक हो जाएगा यह, और लौह चुंबक के लिए यह बहुत ज़्यादा धनात्मकता के मान को दिखाता है। और अगर हम क्यूरी के नियम से बात करें तो अणुचुंबक और प्रतिचुंबक ताप के प्रभाव से बदलते नहीं हैं, ताप के प्रभाव से नहीं बदलते हैं, जबकि लौह चुंबक बदल जाता है। अर्थात हमसे यहाँ पूछा जा रहा है अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, हम यहाँ से भी और क्यूरी के नियम से भी कह सकते हैं कि यह स्थिर प्रकार का होता है। अगर प्रतिचुंबक के बारे में पूछा जाए तो वह भी स्थिर प्रकार का होता है, लेकिन लौह चुंबक में हम स्थिर होने की बात नहीं कह सकते हैं, वह अस्थिर प्रकार का हो जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे पदार्थ की प्रवृत्ति पूछी जा रही है। पदार्थ की प्रवृत्ति को हम लोग झाई के द्वारा डिनोट करते हैं। झाई बराबर हो जाता है I बट्टा H, अर्थात चुंबकन की तीव्रता बट्टा चुंबकन क्षेत्र, I बट्टा H। अगर हमसे यहाँ से पूछा जाए कि झाई क्या होगा, तो झाई अणुचुंबक पदार्थ के लिए हल्का सा धनात्मक, प्रतिचुंबक के लिए हल्का सा ऋणात्मक, और फिर लौह चुंबक के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा धनात्मक। तो ये दोनों स्थिर प्रवृत्ति के हो जाएंगे और यह अस्थिर प्रवृत्ति का हो जाएगा। तापमान के आधार पर भी आपने समझ लिया। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। याद रखेंगे डायनमो क्या चीज़ है, तो डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलती है, और यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा में आपको दिष्ट धारा प्रदान करती है। अर्थात डायनमो एक ऐसी युक्ति हो गई जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती है। और याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा जो जनरेटर है, जिसे आप अल्टरनेटर कहते हैं, वह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है। और डायनमो के बारे में पूछा जा रहा है कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो आपने पढ़ा है डायनमो और अल्टरनेटर दोनों ही विद्युत धारा के वैद्युत चुंबकीय
प्रेरण पे काम करती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है। तो यहाँ पे पहला दे दिया धारा का उष्मीय प्रभाव। तो याद रखना है धारा के उष्मीय प्रभाव पर आपका विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत बल्ब जिसमें फिलामेंट लगी हुई होती है ये काम करते हैं। और ये डायनमो के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरा ऑप्शन है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये सही हो जाएगा। डायनमो और अल्टरनेटर दोनों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती हैं। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि किसी उच्चयी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1, यहाँ पे N1 लिखा हुआ है, और N2 यहाँ पर N1 और N2 लपेटे हैं, तो अच्छा सबसे पहले हम ये समझ लें उच्चयी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। याद रखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी विद्युत प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। और याद रखेंगे कि यह दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला उच्चयी जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करने का काम करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा, इसे हम स्टेप अप कहते हैं या उच्चयी कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, घरों में जो स्टेबलाइजर होती है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है इसे हम स्टेप अपलाइजर कहते हैं, अर्थात स्टेबलाइजर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उच्चयी। और अपचयी जो होता है, जो आप देखते होंगे कि चौराहों वगैरह पर जो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, इसे हम अपचयी कहते हैं। ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। आप देखते होंगे 11,000 की करंट आती है, इसे 220 440 में बदल करके यह हमारे यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रही जा रही है उच्चयी ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो धारा के मान को बढ़ाने का काम करता है। एक बात याद रखेंगे, यह लेंज के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। और अगर हम उच्चयी ट्रांसफार्मर की बात करें तो उच्चयी ट्रांसफार्मर में जो हमारा द्वितीयक कुंडली होता है इसमें लपेटों की संख्या ज़्यादा होती है प्राथमिक कुंडली से। आपको याद है ना प्राथमिक कुंडली हम किसे कहते हैं? वैसी कुंडली ट्रांसफार्मर में लगी ऐसी कुंडली है जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, इसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिसमें हम लोड जोड़ते हैं उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो अगर हम उच्चयी ट्रांसफार्मर की बात करें तो NS ज़्यादा हो जाती है NP से। और अगर हम बात करें अपचयी ट्रांसफार्मर की तो इसमें आपका NP ज़्यादा हो जाता है NS से। अब याद रखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्राथमिक आपका N1 है और द्वितीयक आपका N2 है, तो ये हो गया N2 ग्रेटर देन N1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है N2 और N1। ये देखिए पहला ये जो दिया हुआ N1 ग्रेटर N2, ये तब सही होता जब यहाँ पे अपचयी ट्रांसफार्मर होता। आपको ये पूरा टर्म समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए यह है LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए शक्ति गुणांक हम किसको कहते हैं। शक्ति गुणांक हो गया कि किसी भी परिपथ में, खास करके LCR परिपथ में, किसी LCR परिपथ में या फिर LR परिपथ में या फिर आप कह सकते हैं CR परिपथ में जो वास्तविक प्रतिरोध होगा और जो आभासी प्रतिरोध होगा, दोनों के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। याद रखेंगे परिपथ में आभासी प्रतिरोध और वास्तविक प्रतिरोध के अनुपात को, किसी भी परिपथ में वास्तविक प्रतिरोध और आभासी प्रतिरोध, वास्तविक प्रतिरोध और आभासी प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक के रूप में जानते हैं। इसे हम लोग cos फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। और cos फाई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? वास्तविक प्रतिरोध जो R है हमारा 100 और फिर आभासी प्रतिरोध जो हमारा Z होता है। अर्थात आप अगर बात करें LCR सर्किट के लिए तो LCR सर्किट में आप देखेंगे LCR सर्किट में कि ये बन जाएगा cos फाई, जिसे आप शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा R बट्टा रूट अंडर Z लिखना है हमें। Z का मान क्या हो जाता है? R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का स्क्वायर। अब चलिए अगला बात अगर कर लेते हैं हम LR सर्किट में, तो LR सर्किट में cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि C है नहीं हमारा, यहाँ पे देख लीजिए C नहीं है हमारा, तो C वाले पार्ट को हटा दीजिएगा। तो R बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे LCR था, C मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर को हटा दिया तो आप भी C वाला हटा दें तो R तो रह जाएगा ना, R स्क्वायर तो है ही है, और L ओमेगा तो इसका स्क्वायर होगा तो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी तरह से CR सर्किट दे दिया जाए तो cos फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R बट्टा रूट अंडर, देखिए अब यहाँ पे ना L वाले पार्ट को हटा दिया गया है तो आप L को हटा दीजिए तो यहाँ देख लीजिए R स्क्वायर प्लस ये खत्म हो गया तो इसकी तो माइनस तो प्लस बन जाएगा तो 1 बट्टा C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा। याद रखना है LC सर्किट नहीं होता है, LC ऑक्सीलेशन होता है। हमारे पास 3 सर्किट प्राप्त होता है, LCR, LR और CR। अब यहाँ देख लो आपको पूछा जा रहा है LR परिपथ के लिए, तो LR परिपथ में आपने R बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा। अब देखिए किसमें पहला तो नहीं ही होगा, दूसरा देखिए R बट्टा ये दे दिया R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2 अर्थात रूट दिया हुआ है, अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 15 के बाद आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को पूरा तैयार कर लेंगे और लिख करके कई बार इसे दोहराएंगे। आप याद रखें कि इन प्रश्नों से आने वाले बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।